I hope all of you very nice and busy in your study. So stay home, stay safe. In today lecture, I will select the topic of entrepreneur again, and today lecture we will discuss on the content of the functions of the entrepreneurs. आज हम लोग उद्यमी पर बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग उद्यमी के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। आज हम लोग पीपीटी के थ्रू अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को हर स्लाइड्स को मैं डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और इसकी हेल्प से आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो लेट्स प्रोसीड। लोग शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर से। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर को तीन कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं स्थापना संबंधी कार्य। दूसरा है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शन, जिसमें प्रबंधकीय और संचालन संबंधी कार्य। और तीसरा जो इसमें है वो है मॉडर्न फंक्शन, आधुनिक कार्य। तो इन तीन के आधार पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन से कि इस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर के स्थापना संबंधी कौन कौन से कार्य होते हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इमेजिन बिजनेस आइडियाज़ फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज़। वो कई तरह के उद्देश्यों के लिए आइडिया को इमेजिन करता है या विचारों को खोजता है। इसमें जो सबसे पहला वो काम करता है, फर्स्ट द इमेजिन बिजनेस आइडिया, सबसे पहला वो काम करेगा व्यवसाय की कल्पना करेगा, या जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिन करना या किसी भी थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, किसी भी व्यवसाय के बारे में सोचना। अंडर दिस वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है आइडिया से रिलेटेड, या जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो सबसे पहला जो उसका काम होता है वो होता है टू यूज़ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन बिजनेस। वो देखेगा कि जिस बिजनेस आइडिया को वो एडॉप्ट करने जा रहा है, जिस प्लानिंग पे या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करने जा रहा है, उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या उसमें किस स्तर पर प्रौद्योगिकी का या वैज्ञानिक स्तर पर हम लोग किस तरह से बिजनेस में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या एडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा काम करेगा स्काउटिंग और द डिस्कवरिंग द न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। वो ऐसे रिसोर्सेज के बारे में, ऐसे संसाधनों के बारे में पता लगाता है, खोज करता है उसकी, जो पूरी तरह से नए होते हैं, न्यूली होते हैं। वजह सीधी सी बात होती है कि जो ओल्ड रॉ मटेरियल्स होते हैं या जो प्राकृतिक संसाधन की हम लोग बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब प्राकृतिक संसाधनों से है, उसको जब वो डिस्कवर करना शुरू करता है तो देखता है कि जिस बिजनेस आइडिया को वो स्टार्ट करने जा रहा है, जिस व्यवसाय को वो प्रारंभ करने जा रहा है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक चीज़ें लगेंगी, जैसे रॉ मटेरियल है या फिर ऑयल्स है या फिर पर्टिकुलरली और भी जो सोर्सेज होते हैं, वो उसको कहाँ से मिल सकते हैं। हाउ कैन ही गेट और द शी गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट वे। इसके बाद वो देखता है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। आइडिया में, बिजनेस आइडिया में वो इमेजिन करता है जब, तो ये भी देखता है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट या जिसको बोलते हैं तकनीकी सुधार, कि तकनीकी सुधार के आधार पर या टेक्निकल इम्प्रूवमेंट या इसको कहा जाए कि तकनीकी उन्नयन के आधार पे जिस बिजनेस को वो प्लान कर रहा है या इस्टेब्लिश करना जा रहा है, वो जो इम्प्रूवमेंट है, वो जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होगा वो कर सकता है या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। थर्ड करेगा वो मेकिंग सब्स्टिट्यूट एंड द अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्ट्स। वो देखेगा कि यदि मार्केट में कोई पर्टिकुलरली प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो उसके उस सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचेगा, उसके पूरक वस्तु के बारे में सोचेगा, या कई और भी विकल्प रखेगा कि यदि मार्केट में सक्सेस होना है या जिस बिजनेस आइडिया पे वो काम करने जा रहा है वो पर्टिकुलर आइडिया यदि सक्सेस नहीं होगा, यदि सफल नहीं होता है, तो वो किसी और अल्टरनेट का, किसी और विकल्प का सहारा ले सकता है। फिर जो लास्ट है वो है नोइंग द
न्यू रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इट मीन्स वो चेक करेगा कि मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, पसंद क्या है, व्हाट इज़ द लाइकिंग एंड द डिसलाइकिंग ऑफ द कस्टमर्स, उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी क्या है, कितना वो वहन कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टेटस क्या है, जीवन स्तर क्या है, आय क्या है, इनकम लेवल। उसके साथ में देखेगा कि वो पर्टिकुलरली सोसाइटी जो है, वो जो सामाजिक लोग हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, दे बिलोंग्स टू द रिच क्लास और द पुअर क्लास और द मीडियोकर क्लास। यदि मध्यम वर्गीय है कि गरीब वर्ग है या धनी वर्ग है, तो उसी हिसाब से वो कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करते हुए, कंज्यूमर बिहेवियर को मैं फिर से कह रही हूँ, उपभोक्ताओं की जो मानसिकता होती है, जो मेंटालिटी होती है या उनका जो नेचर होता है, उसको फुली एनालिसिस करेगा, उसके हर एस्पेक्ट का विश्लेषण करेगा। उसके बाद ही वो उस बिजनेस आइडिया पे काम करने के बारे में सोचता है। सेकेंड, इसमें जो नेक्स्ट जो है वो है बी पॉइंट। बी पॉइंट में है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं संभावनाओं की जांच करना। बी पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन का मतलब हुआ कि जिस विषय पे या जिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के हर उस पहलू को इन्वेस्टिगेट करना, या ये कहा जाए कि परियोजना की जांच करना। इसको यदि हम लोग कहें तो इट मीन्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया। किन किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है कि बिजनेस आइडिया में या जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड किन किन चीज़ों को कंसीडर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंसीडर्ड या इन्वेस्टिगेट द गवर्नमेंट पॉलिसी। वो सरकारी नीतियों को देखता है कि सरकारी नीतियाँ किस प्रकार की हैं। तो बिजनेस आइडिया को जब भी इम्प्लीमेंट करेगा वो गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान देगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं कहीं उससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी सरकारी नीतियों में होता है कि यदि बैकवर्ड एरिया में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सरकार उसके बदले में हमें टैक्स रिबेट देती है, इंसेंटिव्स देती है, कम कीमतों पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, कच्ची सामग्री उपलब्ध करा देती है जिसकी कीमतें कम होती हैं, जहाँ पे जो लेबर हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी को देखता है कि सरकारी नीतियाँ कैसी कैसी हैं। और भी इसके साथ में सरकारी नीतियों में और भी चीज़ों को वो देखता है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो हमारे बिज़नेस के लिए फेवरेबल है या नहीं, वो हमारे व्यवसाय को सूट करेगी या नहीं। यदि हमारे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेवरेबल है, अनुकूल है व्यवसाय के लिए, तो वो उस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से अपने बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा जो कंसिडरेबल पॉइंट रहेगा उसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक नीति में लाइसेंस से रिलेटेड क्या नियम है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या नियम है, पंजीयन कैसे होगा, अनुज्ञा पत्र कैसे लिया जाएगा, साथ में सरकार की और कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, औद्योगिक नीतियां हैं। जैसे तो इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो सारी पॉलिसीज़ को पढ़ता है जो सरकार इंडस्ट्रीज़ पर अप्लाई करती है या सरकार जो उद्योगों पर लागू करती है, और समय समय पर उन सारे संशोधनों को, उन सारे अमेंडमेंट्स को भी चेक करता है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट करती है। तीसरी होती है ट्रेड पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही रिलेटेड ट्रेड पॉलिसी में भी रहेंगे कि सरकार की व्यापार नीति क्या है। तो व्यापार नीतियों में वो देखती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कंट्रोल एक्ट है, फेरा, उसके बाद MRTP एक्ट या फिर MRTP एक्ट तो अब हट चुका है, कंपटीशन एक्ट, किस कैटेगरी में हमारी जो नई कंपनी है या जो हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उस पर किस तरह की ट्रेड पॉलिसी का इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमें कौन कौन सी व्यापार नीतियों का पालन करना होगा, या इसको कहा जाए कि वो कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसी होंगी जिसके रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसके रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, जिसके लॉस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, नियम, परनियम, नियमावली, उपनियम, इनको किस सीमा तक हमको फॉलो करना पड़ेगा, ये भी वो देखता है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है, एम्फसाइज होता है वो एबिलिटी एंड द स्किल। एबिलिटी एंड द स्किल का मतलब हुआ
योग्यता और कुशलता। योग्यता और कुशलता में आता है टेक्निकल एबिलिटी, मैनेजेरियल एबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। वो देखेगा कि किस इन्वेस्टिगेट करेगा कि जिस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है उसमें तकनीकी योग्यता, प्रबंधकीय योग्यता और संगठनात्मक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इट मीन्स ही सर्च अबाउट दैट द या ही थिंक डीप, he think about that the skills and the ability कि which type of the ability need for the new business such as technical ability, managerial and the organizational कि व्यवसाय में या बिजनेस में किस तरह की योग्यता की ज़रूरत होगी, उसके सारे पहलुओं की ये जांच करता है। जांच करने का मतलब माइन्यूटली उसका एनालिसिस करना, उसके हर एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी फेवरेबल कंडीशन, उसकी नॉन फेवरेबल कंडीशन, उसकी सकारात्मक पहलू, उसके नकारात्मक पहलू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वो सक्सेसफुल होगा, ये सारी चीज़ों को वो डीपली इन्वेस्टिगेट करता है। इसके बाद होता है प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एंटरप्राइज। वो देखता है कि व्यवसाय से संबंधित या कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। देन द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, साइज ऑफ द प्लांट, पावर, फ्यूल, कोल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, गोडाउन एंड द वेयर हाउस। दीज टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स ही विल फेस इन बिजनेस। तो उसको वो प्रेजेंट टाइम में ही, मतलब जब उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही वो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेता है कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी आ सकती हैं, कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पादन और वितरण की समस्याएं क्या हो सकती हैं, प्लांट का जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगा, वो सही है या हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, प्लांट का लेआउट कैसा होगा, संयंत्र अभिन्यास कैसा होगा, साइज़ ऑफ प्लांट कैसा होगा, बड़ा साइज़ ऑफ प्लांट में कंसीडर करेगा कि बिग होगा कि स्मॉल होगा, बड़े आकार का होगा या छोटे आकार का होगा, पावर ऊर्जा से संबंधित क्या स्रोत हैं, फ्यूल जो ईंधन होगा या जो फ्यूल कोल गैस, इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो ज़रूरतें होंगी वो कहाँ से पूरा होंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करेगा कि यातायात संबंधी जो सुविधाएं हैं वो ईज़िली हमको अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, गोडाउन और वेयर हाउस उसका कैसा होगा, कहाँ पे वो अपने उत्पादन का या उत्पाद का संग्रहण करेगा, ये सारी चीज़ों को वो कंसीडर करता है। नेक्स्ट जो है उसका है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं लाभदायकता। लाभदायकता में जिन चीज़ों को कंसीडर करता है, दीज 4 थिंग्स ही कंसीडर्ड अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाभदायकता में 4 चीज़ों को वो माइन्यूटली वॉच करेगा, ध्यान देगा, इन्वेस्टिगेट करेगा या एनालिसिस करेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, प्रोडक्ट डिमांड, जो डिमांड, जिस प्रोडक्ट को हम बनाने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं, यदि डिमांड है तो प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, कितने मात्रा में हम लोग लाभ कमा सकते हैं, और यदि डिमांड नहीं है तो क्या इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना या बनाना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। देन कंपटीशन लेवल, उसके बाद मार्केट, 4 चीज़ें देखता है। कंपटीशन लेवल में देखता है कि मार्केट में जो और भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या और भी जो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उसमें उनके बीच में किस तरह का कंपटीशन है। यदि हैवी कंपटीशन होगा तो वो इस चीज़ को पहले देखेगा कि नया बिजनेस है, हम किस लेवल तक कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, किस स्तर तक हम लोग प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। और बाज़ार किस तरह का है, जिस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, बाज़ार कितने तरह के होते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि मार्केट में कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का कि मोनोपोली है जिसका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, या कोई ब्रांड ऐसा है, लोग ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे फेजेस को वो इन्वेस्टिगेट करता है। नेक्स्ट जो इसका होता है वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करता है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, देन प्लांट एंड अगेन प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग
ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग एंड द मार्केटिंग प्लानिंग। ये 6 तरह की प्लानिंग को हम लोग बात करेंगे। अंडर द प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन नियोजन। तो उत्पादन नियोजन में क्या क्या चीज़ें वो कंसिडर करता है? द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर दैट साइज ऑफ द प्रोडक्ट, देयर पैकिंग, देयर पैकेजिंग, देयर कलर, देयर ब्रांड, देयर लेबल। वो किसी भी उत्पाद के जितने भी पक्ष होते हैं उन सबको कंसिडर करता है, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग करते समय, या इसी को हम लोग बोलते हैं परियोजना नियोजन। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब परियोजना नियोजन। सबसे पहले देखेगा उत्पाद के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस आकार का होगा, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका रंग, उसका ब्रांड और उसका लेबल। इसको वो प्रोडक्शन प्लानिंग में डीपली इसके बारे में स्टडी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इस प्लांट एंड द प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में प्लांट साइट को चेक करना, प्लांट लेआउट। प्लांट साइट का मतलब जहाँ पे संयंत्र या जहाँ पे स्थान होगा, लोकेशन। प्लांट लेआउट का मतलब, ये प्लांट साइट का मतलब लोकेशन से है, स्थानिक स्थिति से है। प्लांट लेआउट का मतलब संयंत्र अभिन्यास से है। प्लांट बिल्डिंग किस तरह की होंगी, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, संयंत्र क्या क्या लगेंगे। देन प्रोडक्शन सिस्टम एंड द प्रोडक्शन टेक्निक। जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा वो सिंपल होगा या क्रिटिकल होगा, सामान्य तरीके से या साधारण तरीके से उत्पादन होगा, या क्रिटिकल का मतलब टेक्निकल बेस्ड होगा। उसके बाद में रिटर्न टू स्केल, वापसी, जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है प्रतिफल का पैमाना। तो रिटर्न टू स्केल को भी चेक करता है कि किस स्तर पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम किस लेवल तक में रिटर्न ले सकते हैं, उसकी वापसी हो सकती है। थर्ड होता है इसमें कॉस्ट प्लानिंग। तो कॉस्ट प्लानिंग में वो देखता है रॉ मटेरियल कॉस्ट की, कच्ची सामग्री की लागत क्या होगी। देन द वेजेस कॉस्ट, मजदूरी कितनी आ सकती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय कितने होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करेगा, कारखाना व्यय कितने हैं, कारखाना ऊपरी व्यय कितने होंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। एंड ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन द एडवर्टीजमेंट, और विज्ञापन पर कितना खर्च आएगा इसकी प्लानिंग वो करता है। तो प्लानिंग का मतलब सीधा सा, आप लोग पहले यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा कि अभी वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो अभी हर चीज़ को प्लान कर रहा है, हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवसाय में जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होती है और उसका ओवरऑल जो उसकी लाइफ होती है वो सिर्फ ब्लड पे डिपेंड करती है, ठीक उसी तरह से फाइनेंस भी होता है। वो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस का ब्लड कहा जाता है, उसको हम लोग किसी भी व्यवसाय का रक्त कहते हैं। इसमें 3 चीज़ों की बात सोचेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी मात्रा में पूंजी लगेगी। देन सेकेंड, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ द रेजिंग कैपिटल, किन स्रोतों से पूंजी को प्राप्त किया जाएगा। इट मीन्स ओन कैपिटल कितनी रहेगी, स्वयं की पूंजी कितनी रहेगी, कहाँ से वो बोरोइंग करेगा, उधार कहाँ से लेगा। बोरोइंग यदि कर रहा है तो बैंक से करेगा या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेगा, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था वित्तीय संस्थाएं, गैर वित्तीय संस्थाएं। तो इसको डिसाइड करेगा कि रेजिंग ऑफ फंड में रिसोर्स क्या हो सकते हैं। यदि वो क्या वो शेयर्स इशू करेगा या बॉन्ड्स इशू करेगा, या किस पर्टिकुलर मोड से वो कंपनी के लिए कैपिटल को अरेंज कर सकता है, वो किस प्रकार के संसाधन से व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। एंड द लास्ट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तीन इसके बेसिस होते हैं। एक जो बेसिस होता है वो तो आप लोग को पता है, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अधिकृत पूंजी क्या होगी, और इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी, विधान संबंधी पूंजी क्या होगी, याचना पूंजी क्या होगी, पेड अप कैपिटल क्या होगी, प्रदत्त पूंजी क्या होगी। ये सब चीज़ों को यहाँ कंसीडर करता है। दूसरा देखता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, कार्यशील पूंजी किस मात्रा में लगेगी, और फिक्स्ड कैपिटल किस क्वांटिटी में होगा या किस वॉल्यूम में होगा। जो स्थायी पूंजी है वो
वो कितनी लगेगी, और इसके बाद स्थायी पूंजी को या फिक्स कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये हम सबको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के परचेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वर्किंग कैपिटल को, जिसको कहते हैं कार्यशील पूंजी, इसको रूटीन या रेगुलर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए खर्च किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, वेजेस देना, सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट पे स्मॉल साइज़ का अमाउंट या फंड इन्वेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन कैपिटल में आती हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में देखेगा, देन इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या रहेगा, किस तरह से कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, किस तरह के शेयर्स होंगे, डिबेंचर कैसे होंगे, ये ऑल थिंग्स ही कंसीडर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, जिसको हम लोग कहते हैं संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन में अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग फर्स्ट ही जो कंसीडर करता है, ही कंसीडर्ड अबाउट दैट द साइज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन और द वेंचर, व्यवसाय के आकार के बारे में कि किस नेचर की वो इंडस्ट्री या किस नेचर का वो बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहता है। तो हम लोग जानते हैं देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हम लोगों ने कई तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। तो साइज़ पे देखेगा कि वो किस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है। स्मॉल साइज़ बिज़नेस होगा, बिग साइज़ बिज़नेस होगा, बृहद आकार का व्यवसाय होगा या लघु आकार का व्यवसाय होगा, इसको कंसीडर करता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं कि व्यावसायिक संरचना। तो जो जब प्लानिंग करेगा तो ये भी देखेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर बॉटम से लेके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कर्मचारी वर्कर से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक में किस तरह से कंपनी को फ्रेम किया जाएगा, कौन कौन इसमें रहेंगे, किस तरह से किसके अंडर में कौन काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो आप लोगों ने आई थिंक सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करता है। देन बिजनेस कोलैबोरेशन एंड द टारगेट्स। बिजनेस कोलैबोरेशन एंड द टारगेट में वो क्या क्या चीज़ें देखता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में, कि कोलैबोरेशन किया जा सकता है या नहीं किसी और के साथ सहयोग करके। यदि हम जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं या कंपनी की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोलैबोरेशन या सहयोग किस स्तर पर हो सकता है, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोलैबोरेशन। ठीक है, तो कोलैबोरेशन के लेवल को भी वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में पहले से ही देख लेता है, पहले से ही उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि किस लेवल तक वो कोलैबोरेशन कर सकता है। टेक्निकल कोलैबोरेशन होगा, फाइनेंशियल होगा या मैनेजेरियल होगा। इसको ऐसे समझा जा सके कि तकनीकी सहयोग रहेगा या प्रबंधकीय सहयोग रहेगा या वित्तीय सहयोग रहेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अदर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में मिलके या अदर एक्सटर्नल के साथ में मिलके अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें कुछ लोग इन्वेस्टर के ही फॉर्म में काम करते हैं, सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जो बिज़नेस होता है वो कोई अन्य व्यक्ति चलाता है। दूसरे जो थे टेक्निकल, कि पैसा कहीं का होता है लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज होता है, जो तकनीकी ज्ञान होता है, वो किसी कहीं और का होता है। मैनेजेरियल में हमारे पास पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैनेजेरियल स्किल नहीं है, प्रबंधकीय योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हम मैनेजेरियल स्किल के लिए भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में मोस्टली जो जापान की कंपनियां हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट के कारण ये लोग कोलैबोरेशन भारत में ज़्यादा होता है जापान के साथ में। अदर कंट्रीज़ के भी साथ में हम लोग इसी तरह का कोलैबोरेशन करके अपने यहाँ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, या हमारे यहाँ कई योजनाएं इस तरह की चलती हैं, कई कंपनियाँ चल रही हैं, कई मल्टीनेशनल्स यहाँ के काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वो कंसिडर करता है। देन नेक्स्ट इज़ द मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग में वो क्या करता है, देन ही रीड अबाउट दैट स्टडी अबाउट दैट द इंटरमीडियरीज। वो मध्यस्थों के बारे में सोचता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग रहेगी, प्रत्यक्ष बिक्री रहेगी, या मिडिल मैन मार्केटिंग का सहारा लिया जाएगा, मध्यस्थों का उपयोग किया जाएगा जिसमें एजेंट आ सकते हैं जो प्रोडक्ट को ले जाकर बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग रहेगी, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। देन प्राइस ऑफ द गुड्स क्या हो सकता है, वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। एडवर्टीजमेंट एंड द सेल्स प्रमोशन, विज्ञापन किस तरह से करना है, कितनी मात्रा में विज्ञापन पे खर्च होगा, हाउ मच अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट सेक्शन, एंड द व्हाट विल बी द मोड ऑफ द सेल्स प्रमोशन। सेल्स का प्रमोशन हम लोग किस तरह से करेंगे।
तो सेल्स प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जीबिशन लगाना, प्रदर्शनी लगाना, ट्रेड फेयर्स लगाना, व्यापार मेला, या फिर जिसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन हम इसको यदि कहें तो ओपन डिमॉन्स्ट्रेशन करना, खुला प्रदर्शन इस तरह से करना। तो सेल्स प्रमोशन के लिए फ्री सैम्पल्स देना, जैसे लोग फ्री में प्रोडक्ट्स को देते हैं कि आज आप इतने में ले लीजिए, बाद में बाज़ार में यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको और महंगा मिलेगा। तो किस तरह से हम लोग मार्केटिंग का कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, ये वो मार्केटिंग प्लानिंग में या जिसको हम लोग कहते हैं विपणन नियोजन में वो इन चीज़ों को एनालिसिस करता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, हम लोग उसकी बात करें तो नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट वो द प्रोजेक्ट। इसके इन सारी चीज़ों को जब वो एनालिसिस कर लेता है तो वो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता है। मतलब प्रोजेक्ट का मतलब योजना या परियोजना भी कहा जा सकता है प्रोजेक्ट को, वो उसको बनाना शुरू करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डाटा, फैक्ट और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, फैक्ट्स और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। अंडर दिस project the description about manufacturing product, raw material, plant, machine, labor, capital, plant layout and production technique are given with full description। तो द प्रोजेक्ट में तीन चीज़ों के बारे में वो प्रोजेक्ट में इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करता है, तीन पर्टिकुलर हेड्स को। वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के निर्माणी उत्पाद क्या है, दूसरा प्रोडक्शन फैक्टर, कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर्स रहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स होते हैं उत्पादन के, जिसमें आता है भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, कैपिटल, पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर तो खुद ही ये प्रोजेक्ट को बना रहा है। इसमें एक चीज़ और भी इंक्लूड करने वाली होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। इसको चेक करता है। और लास्ट में प्लांट लेआउट एंड द टेक्निक्स, कि प्लांट लेआउट क्या होगा और किस तरह की तकनीकी उत्पादन की रहेगी, प्रोडक्शन की रहेगी, इसको वो यहाँ पे मेंशन करता है। नेक्स्ट जो है उस पर हम लोग अब आगे चलते हैं, वो है हमारा अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट को वो बनाता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीयन कराना, उसका लाइसेंस लेना, और फाइनेंसिंग, जिसमें हम लोग रेजिंग ऑफ फंड अभी हम लोग डिस्कस किए थे फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो फाइनेंसिंग कराता है। फाइनेंसिंग का मतलब बिजनेस के लिए वित्त के स्रोत इकट्ठे करता है कि आखिर जो कैपिटल होगी वो कहाँ कहाँ से रेस की जा सकती है, कहाँ कहाँ से हम लोग पूंजी को एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका काम होता है वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होता है इस्टेब्लिशिंग एंटरप्राइज। इसके बाद वो तुरंत व्यवसाय की स्थापना करता है। जैसे ही बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस मिल जाता है, वो अपने कंपनी का या अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल फंक्शन। मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल फंक्शन में किन किन चीज़ों को कंसीडर करता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एंटरप्राइज, कि व्यवसाय को ऑर्गेनाइज करना, व्यवसाय में जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जैसे प्रोडक्शन फैक्टर्स को। इसके साथ में ये भी देखना कि जो जॉब रहेंगे, काम रहेंगे, वो एम्प्लॉयज़ को किस हिसाब से दिए जाएंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उनके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसके बारे में वो इससे संबंधित कार्यों को करता है। देन गेटिंग द फाइनेंस, वो हम लोग बता चुके हैं कि जितने भी वित्त के स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ द फंड्स होते हैं, उनसे वो फाइनेंस को कलेक्ट करता है, वित्त को संग्रहित करता है। देन मेकिंग इफ़िशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी रणनीति बनाता है वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, विपणन के लिए कि कितने अच्छे तरीके से हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि कंपनी को या बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लास्ट में फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग रेमुनरेशन, कि जितने भी उसके वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होंगे उनका रेमुनरेशन या उनका पारिश्रमिक क्या होगा, किस तरीके से भुगतान किया जाएगा, उनके पेमेंट का मोड क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस को करता है। एंड लास्ट इज़ द बियरिंग रिस्क, जो कि कहने की बात नहीं है कि एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस के हर तरह के रिस्क को बियर करने के लिए तैयार रहता है। लास्ट है इसमें मॉडर्न फंक्शन में किन चीज़ों पे को कंसीडर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, यदि आप बिजनेस में खड़े रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं बाज़ार में, तो इस पर्टिकुलर हेडिंग को या इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ध्यान एंटरप्रेन्योर्स को देना होता है।
इनोवेशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण और डाइवर्सिफिकेशन का वो मतलब होता है विविधीकरण। मतलब आप में कुछ नया करने की हिम्मत होनी चाहिए और उस नए में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेवल का प्रोडक्ट बनाते रहें, एक ही लेवल से एक ही तरीके से आप प्रोडक्शन करते रहें, आपकी वही पैकेजिंग रही, वही पैकिंग रहे, वही ब्रांड रहे, उसमें आपके प्रोडक्शन सिस्टम में कोई चेंज ना हो, तो वहाँ पे आप ज़्यादा समय तक के लिए मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों को वो ध्यान देता है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, और उनको चाहे वो फाइनेंशियल उनका एस्पेक्ट हो उसके बारे में जानना, उसके बाद किस तरह के नए प्रोडक्ट या किस तरह का नया मार्केट है, कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह के एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं उद्यमीय विकास कार्यक्रम, इस तरह के जो गवर्नमेंट का चलाती है, ये प्रोग्राम जो होते हैं वो गवर्नमेंट चलाती है, और इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, और यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आपने देखा है, एमवे का देखा है, मोदी केयर्स का देखा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन लोग सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी सेल करते हैं। इनकी जगह जगह मीटिंग्स होती है, यहाँ पे इनको प्रमोशन के सिस्टम बताए जाते हैं, इनको बेचने के तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मार्केटिंग सिस्टम को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनके और टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन प्रोड्यूस न्यू थिंग्स एंड द वैरायटी, इस पे कंसीडर करता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहना, उसमें वैरायटी रहना, उसमें एक रूपता नहीं रहनी चाहिए कि एक ही जैसा हम प्रोडक्ट बनाते चले आ रहे हैं, उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए। और मॉडर्न फंक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिना मार्केटिंग के हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक अच्छी मार्केटिंग और एक अच्छा, यदि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आपके पास एडवर्टीज़मेंट नहीं है, आपके पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आप बाज़ार में आपके पास एक साउंड या कॉन्क्रीट मार्केटिंग प्लान नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एंड द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी में वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि जितनी भी नई तकनीकियाँ आ रही हैं उसमें किस स्तर तक, किस लेवल तक वो टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इतने फंक्शंस जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं और इसी के बेसिस पे वो मार्केट में सक्सेसफुल होता है। सो थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.